बच्चों, आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को देखो ऐड करना बड़ा ही आसान काम है, बहुत सिंपल काम है, लेकिन उसमें वो मैथमेटिक्स नहीं लगती जो आप जनरल लगाते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक वेक्टर है तो उसकी जो लेंथ होती है ना, वो उसका मैग्नीट्यूड को शो करती है, और जो उसका एरो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो हर वेक्टर के अंदर एक लाइन होती है, लाइन की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होती है, और जो एरो होता है वो डायरेक्शन होती है। तो जैसे मान लो ये कोई एक वेक्टर है, मान लो ये कोई दूसरा वेक्टर है ना, मान लो ये कोई तीसरा वेक्टर है, मान लो ये कोई चौथा वेक्टर है। अब इन चारों वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है। हाउ टू ऐड, कैसे इनका सम करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। आप क्या करें, इस वेक्टर का ये क्या है, टेल है, और ये क्या है, हेड है। तो आप इसका टेल है, ये इसका हेड है, इसके टेल को इसके हेड के साथ जोड़िए। मतलब एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का हेड, इनको आपस में मिलाइए। तो मिलाएंगे कैसे? इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां ले आओ। तो सबसे पहले आप इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां ले आइए, बिल्कुल एग्जैक्ट लंबाई उतनी की उतनी, और डायरेक्शन भी वही। ये लो जी, ये मैं इस वेक्टर को यहां ले आया हूं। अब यहां से हटा देते हैं। तो हमने क्या किया, जोड़ दिया इन वेक्टर्स को। अरे तो ये वेक्टर हमारा आ गया। तो यानी कि दो वेक्टर ऐड हो गए, दिस एंड दिस। अब हमें तीसरा ये वेक्टर ऐड करना है, तो उसको भी आप इसके साथ में ऐड करिए। एग्जैक्ट लंबाई वो की वो, डायरेक्शन वो का वो बदलेंगे नहीं। बदल दिया तो इसका मतलब आपने वेक्टर चेंज कर दिया। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, एरो सेम डायरेक्शन होना चाहिए। इसके बाद में आप उसको ऐड करो। तो मैं उस वेक्टर को यहां ऐड कर रहा हूं। सॉरी, देखो आप एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जैसा है वैसा। ये लो जी, ये वेक्टर हो गया। अब आप देखो इसका स्टार्ट और इसका एंड, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये चारों का सम हो जाएगा। तो कभी भी कोई वेक्टर जोड़ना हो, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, तो ऐसे ही जोड़ेंगे। जैसे सपोज मेरे पास ए वेक्टर यहां पर है और बी वेक्टर यहां पर है, मैं इन दोनों को जोड़ दूं। अब आप ए और बी को ऐसे जोड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर सम। तो वेक्टर एडिशन बड़ा ही सिंपल है। अपन सबसे इजी वाले तरीके की बात करेंगे। सबसे इजी वाला तरीका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप सब जानते हैं, आपको पढ़ाया होगा 9th-10th क्लास में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या? बड़ा सिंपल लॉ है। इफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। तो ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू एडजेसेंट sides of a triangle represent two vectors in order, then the third side represent third side of the triangle represent the result resultant of the two vectors in opposite or reverse order, इसका मतलब समझिए ये क्या है ना। इफ टू साइड्स ऑफ two adjacent sides of a triangle represent two vectors in order, then the third side of the triangle represent the resultant of the two vectors in opposite और reverse order। देखिए जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ए वेक्टर है ना,
ए वेक्टर, इसका एरो देख लीजिए आप ए वेक्टर का। अब ये दूसरा बी है, इसका आप एरो देख लीजिए। अब आपका जो तीसरा साइड है ना वो अब रिवर्स ऑर्डर में आएगा, यानी कि देखिए इसका एरो ऐसे हुआ, इसका एरो ऐसे हुआ, तो इसका एरो ऐसे होगा, मतलब ऐसे घूमेगा नहीं, मतलब साइक्लिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, है ना, साइक्लिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, तो वो रिवर्स ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में उसका रिजल्टेंट आएगा। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, is not the angle between two vectors is not the angle between the lines, angle between the lines representing the vectors, but it is the angle between their directions, हाँ जी, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो बड़ी क्लियर कट बात है। एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस, angles between the directions of the vectors are the angle between various vectors। तो कभी भी एंगल निकालना ना वेक्टर के बीच का, तो डायरेक्शन के बीच का एंगल निकालो। आप कहोगे सर क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं अभी। आर द एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स। अब बात का मतलब समझिए, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए, करेक्ट। अब ये वेक्टर है बी, बताइए ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो जनरली बच्चा ये बोल देता है कि ए और बी के बीच का एंगल ये है, तो ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। क्या? क्योंकि ए की डायरेक्शन जो है ना इधर नहीं है, ए की डायरेक्शन इधर है, तो आप ए की डायरेक्शन को आगे प्रोसीड करिए। दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल है ना, दिस इज द राइट आंसर, एंगल बिटवीन ए एंड बी। आगे सुनिए, अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, तो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। इफ ऐसा है तो क्या होगा? ऐसा है तो दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। दिस विल बी द एंगल, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन लो आप नियम से और बी वेक्टर की डायरेक्शन लो इस एंगल का, इट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आपको वेक्टर्स के बीच का एंगल समझ जाना चाहिए। वेक्टर्स के बीच का एंगल नॉट मियरली द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज नॉट merely the angle between the lines, but it is the angle between their directions. So make your concept very clear that angle between two vectors is not the angle merely between the lines। ना कि लाइन देखी साहब ये एंगल दिख रहा है ना, आप डायरेक्शंस का एंगल देखेंगे, लाइन का एंगल देखेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, राइट। चलिए अब देखिए, मैं वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ की बात कर रहा हूं। तो ट्रायंगल लॉ मैंने आपको अभी बता दिया, मैं यहां पर उसको डेराइव कर रहा हूं लॉ को कि क्या इसका फॉर्मूला है। तो देखिए, अगर मैं इस वेक्टर का नाम ए रख देता हूं और मैं इस वेक्टर का नाम बी रख देता हूं, तो मैं इस वेक्टर का नाम रख दूंगा आर वेक्टर। आर वेक्टर इज रिजल्ट ऑफ A vector plus B vector। R vector is result of A vector
प्लस बी वेक्टर, दोनों का रिजल्ट आएगा। हमने ए वेक्टर को ड्रॉ किया, इसके हेड से बी वेक्टर की टेल जोड़ी, ये बी वेक्टर का हेड था। फिर हमने ए वेक्टर की टेल से इस बी वेक्टर की हेड को डायरेक्ट जोड़ दिया। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर को मैं बोलूंगा, सॉरी, आर वेक्टर को मैं बोलूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? सर्टेनली दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बट एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी दिस। चेक करो बेटे, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो आई विल राइट थीटा इज एंगल between ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, करेक्ट। अब देखो ये बी है ना, तो मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इफ आई एम ड्रॉपिंग वन परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर एंड दिस लाइन इज बी, तो दिस इज बी। लुक एट द बी प्लीज, बी देख लिया आपने, ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो मैं इसको कहूंगा बी कॉस थीटा और इसको कह दूंगा बी साइन थीटा, इसको कह दूंगा बी साइन थीटा, करेक्ट। ये बी कॉस थीटा है, ये बी साइन थीटा है। अब मुझे आर चाहिए, आई वांट आर, आई वांट आर। तो हमें आर चाहिए, आर इज व्हाट? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है, कर दें। तो मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहां है। आप आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के दर्शन कर लो, सब बच्चे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें। देखो बेटा, ये रहा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ब्लू लाइन, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, दिस लाइन इज आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। अच्छा, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस एंटायर बेस लाइन? This is baseline, this is baseline, and this is what? Perpendicular line. तो मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इट इज इक्वल टू बेस यानी ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ गया आर स्क्वायर। तो मैं इस आर स्क्वायर को दोबारा लिख रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे। इसको बेटा ओपन करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करिए, तो दिस विल कम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये पता नहीं क्या बात है, ये आता है क्या इसके साथ में? यही आता है क्या? क्या बात है? एक मिनट में जरा इसको दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कलर क्यों बदल जाता है? 2ab कॉस थीटा तो नहीं आया, 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आर स्क्वायर आ गया, ये आपका आर स्क्वायर आ गया, राइट। अब ध्यान दीजिए आप, ये जो आर स्क्वायर है इसको मैं दोबारा रीराइट कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस ये है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट बी स्क्वायर लिख देता हूं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दिस इज प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब रिजल्टेंट जो है ना, इसका वैल्यू ये आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज योर रिजल्ट। अगर ए और बी का वेक्टर सम करना है तो आपका ये रिजल्ट है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आप नोट कर लीजिए, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान दीजिए, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मैं एक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं इस एंगल को फाई कहने वाला हूं, इस एंगल को कहने वाला हूं फाई। व्हाट इज दिस फाई? दिस फाई इज रिजल्टेंट एंगल।
बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, आप जरा चेक करना। फाई इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर आर, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड ए वेक्टर, इसके बीच का रिजल्ट है बेटा, मतलब वो है, वो थीटा तो ए और बी का एंगल है, ये ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं टेंजेंट फाई को क्या लिखूंगा? टेंजेंट फाई को पता है मैं क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट फाई को लिखूंगा मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो मैं यहां लिख देता हूं टेंजेंट फाई को, आप जरा चेक करना कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। टेंजेंट फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका बी साइन थीटा, बेस है आपका a प्लस बी कॉस थीटा। ये आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन फाई बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा पूरा। चलिए अब हम इसके स्पेशल केस करेंगे, है ना। तो स्पेशल केसेज, स्पेशल केसेज देखो बेटा, हमने आपको कहा कि आर रिजल्टेंट है और इसको हमने कह दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब हम इसके स्पेशल केस करेंगे। स्पेशल केस क्या? सबसे पहला केस है फर्स्ट केस, केस वन, केस फर्स्ट। इफ cos थीटा इज प्लस वन, इफ cos थीटा इज प्लस वन, तो ध्यान दीजिए, अगर cos थीटा प्लस वन है तो थीटा कितना होगा? थीटा होगा 0 डिग्री। जब cos थीटा प्लस वन होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, और थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो आर बराबर क्या आएगा जरा बताना। हाँ जी, आर बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि प्लस वन। cos 0 की वैल्यू प्लस वन होती है, तो ये आ जाएगा आर बराबर ए प्लस बी। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के डायरेक्ट सम के बराबर आ जाएगा। अगर दो वेक्टर्स के बराबर मतलब एंगल जो है 0 डिग्री है। केस टू, केस टू देखिए, सेकंड केस। सेकंड केस ये है कि इफ cos थीटा इज माइनस वन। cos थीटा माइनस वन कब होता है जी? cos थीटा माइनस वन तब होता है जब थीटा बराबर 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है, 180 या पाई रेडियन। जब थीटा बराबर 180 डिग्री या पाई रेडियन होगा तो cos थीटा माइनस वन होगा। cos थीटा माइनस वन होगा तो देखो आर क्या होगा इस केस में? इस केस में आर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, क्यों? cos 180 डिग्री माइनस वन, तो मैंने माइनस लिख दिया वहां पे, या प्लस। चलो एक बार आप थोड़ा एक स्टेप और कर लो, ये cos 180 को माइनस वन लिखो आप यहाँ पे, तो कुल मिलाकर के ये रिजल्ट आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम कह देंगे a माइनस बी, ये आपका आर आ गया। यानी कि घट जाएंगे वेक्टर्स, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वेक्टर्स का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये आपका केस टू हो गया। चलिए अब हम केस थ्री की बात करते हैं। केस थ्री, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। केस थ्री, केस थ्री है कि अगर ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, ए और बी के मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिए, ए और बी वेक्टर बराबर नहीं है, ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखना। और ए बराबर बी, इफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। हाँ, तो इसका मतलब यह है इक्वल मैग्नीट्यूड वाले केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। तो सपोज ए वेक्टर, थोड़ा सा आप लिखने का तरीका देखना, बी वेक्टर मॉड्यूलस बराबर ए, जब वेक्टर नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब मॉड्यूलस लगाया है, बराबर बी, बराबर ए बराबर बी बराबर आप कुछ भी मान लो, इसको ए मान लो, इसको स्मॉल ए मान दिया। ए बी और बी बी दोनों स्मॉल ए बराबर बराबर है, बराबर बराबर है। तो अब देखिए आर बराबर क्या आएगा? आर बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। आप चेक करें, a बराबर b रख दिया, हमारा जो पिछला फार्मूला था ना ये, इसमें a बराबर a रखा, a बराबर a रखा, a b बराबर b a रखा, सब जगह a रख दिया, राइट। तो देखिए क्या आएगा, अब आप कैलकुलेशन करना, r बराबर रिजल्ट, r बराबर रिजल्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट आएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका रिजल्ट आया। तो r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, आपको मैं बताना चाहता हूं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे आया, 1 की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखिए, कॉस थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखिए। कुल मिलाकर के आपके पास में r आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझने में परेशानी होती है तो वो जूम सेशन में उस बात को बोल सकता है। तो देखिए आपका जो केस 3 आया है ना, केस 3 आया है वो ये है, केस 3 कि a बराबर b, केस 3 ये है जी, a बराबर b बराबर a है ना, देन r बराबर आएगा 2a cos थीटा बाई 2। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात। अब देखो कुल मिलाकर के हम बात ये करना चाहते हैं कि रिजल्ट जो है ना वो क्या है, रिजल्ट ये है, रिजल्ट ये है, नंबर 1 रिजल्ट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। मैं सारे रिजल्ट लिख रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, maximum value of addition of 2 vectors is equal to sum, sum माने a plus b के बराबर है, राइट। नंबर 2 मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंस, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंस, हाँ जी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंस, डिफरेंस है ना। तीसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट देखिए, हैंस रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स, हैंस रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स will be in between their sum and difference, their sum and difference, इसके इन बिटवीन होगा, तो हमेशा इन बिटवीन आएगा। Hence resultant of any 2 vectors is in between their sum and difference, सम मैक्सिमम और डिफरेंस मिनिमम, इसके बीच में ही रिजल्ट आएगा, इसके बीच में ही रिजल्ट आएगा। यानी कि a प्लस b कैन बी रिटन एज ग्रेटर देन और इक्वल टू रिजल्ट एंड इट कैन बी रिटन एज ग्रेटर और देन इक्वल टू a माइनस b। ये आपका फंडामेंटल रिजल्ट है, फैक्ट। तीसरी बात जो है वो है कि इफ a बराबर b बराबर दोनों बराबर हैं तो आपका रिजल्ट ये आया, if a equal to b equal to a, then आपको कहा कि r equal to आ गया है 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट। अब आप एक काम करें, थीटा के अलग अलग वैल्यूज लिखते हैं। थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री होगा तो r क्या होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा तो r क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो r क्या होगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होगा तो r क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो r क्या होगा, ये आप बताइए।
देखो पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यहां पर आप थीटा सॉरी पहले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिखिए, यहां पे राइट डाउन 0 हियर, तो आर आपका 2a आ जाएगा। हाँ जी, cos 0 बराबर 1 होता है, जब आप थीटा बराबर 0 डिग्री लिखेंगे तो आर बराबर 2a आ जाएगा। थीटा बराबर 60 डिग्री लिखिए, जब आप थीटा बराबर 60 डिग्री लिखेंगे ना तो देखो क्या आएगा, थीटा 60 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, फिर ये cos स्क्वायर, अच्छा एक मिनट cos थीटा बाई 2 आएगा या स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी आएगा, cos थीटा बाई 2 आएगा, स्क्वायर नहीं है भैया, ये गलत लिख दिया हमने स्क्वायर, है ना। हाँ ये हमने स्क्वायर गलत लिख दिया यहाँ पे, हाँ ध्यान दीजिए cos थीटा बाई 2 आएगा खाली, बस। हाँ जी cos थीटा बाई 2 है, ये ध्यान रखिए, स्क्वायर नहीं है, वो मैंने गलती से लगा दिया। अब आप थीटा बराबर 60 डिग्री लिखें, थीटा बराबर 60 डिग्री लिखें तो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो देखो 2a cos थीटा बाई 2 है ना, तो आप थीटा बाई 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 2a cos 30 डिग्री आ जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये आ जाएगा 2a √3/2, यानी √3a आएगा आपका आंसर, राइट। यहां पर आपका ये 2a आएगा क्योंकि आपने 0 लिखा है। अब थीटा बराबर जरा 90 डिग्री लिखना, थीटा बराबर जब 90 डिग्री रखेंगे तो 2a cos 90 डिग्री बाई 2, 90 डिग्री बाई 2 लिखेंगे तो ये 2a cos 45 डिग्री आएगा, 2a cos 45 डिग्री लिखेंगे तो ये 2a cos 45 डिग्री 1/√2 आएगा, यानी कि √2a आएगा, यानी कि √2a आएगा। अब देखो 120 डिग्री लिखेंगे तो क्या आएगा, 2a cos 120/2, 2a cos 60, 2a cos 60 बराबर फिर ये 1/2 आ जाएगा, यानी a आएगा। अगर 60 डिग्री का एंगल होगा तो a आएगा, राइट। और 180 डिग्री होगा तो r बराबर 2a cos 180 डिग्री बाई 2, यानी 90 डिग्री, यानी कि 0 आ जाएगा। इस तरह से हुआ। तो ये आपका जो है ना ट्रायंगल लॉ की सारी कहानी हो गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू कितनी, a माइनस बी, बीच की वैल्यू कितनी, a प्लस बी से लेके a माइनस बी तक, ठीक है ना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी जो है ना अगर इक्वल वैल्यूज है तो आपके रिजल्ट ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। अब कल हम वेक्टर लॉ पैरेललोग्राम करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रायंगल लॉ पर। अगले लेक्चर में, जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल लॉ हमने आज पढ़ा है इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जिससे कि आपको ये लॉ एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में जब हम ट्रायंगल लॉ पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद में पॉलीगन लॉ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट या लामीज थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दी है और बहुत आसान तरीके से पढ़ा दी है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, है ना। एंगल को समझ लो कि एंगल कब निकलेगा वेक्टर्स के बीच में, और ये जो सारी चीजें हैं इसको अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लो, पूरा पूरा नोट्स बना लो एकदम से, ठीक है। यस, आप जो है ना वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं जहां जहां से आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए, नमस्ते।